अब नेक्स्ट टर्म है वो हम बताने जा रहे हैं कि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन्स के बारे में थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। एक एग्जांपल के थ्रू सारी चीज़ें बताएंगे, डेफिनेशन कोई नहीं बताएंगे, एग्जांपल के थ्रू लोग समझते हैं। ठीक है, मैंने बताया था कि मैटर कुछ देर पहले चर्चा हुई थी, तो ये मैटर मान लेते हैं, ये पदार्थ है। ठीक है, ये मैटर है। और फिर दूसरी चीज़ मैंने बताई थी कि हाँ कोई भी चीज़ छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होगी, तो ये छोटे 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 कणों से मिलकर ये बनी होगी, एकदम छोटे कणों से। तो जो पदार्थ का जो सबसे छोटा कण होता है, ठीक है, पदार्थ का यहाँ पे लिख दे रहे हैं, पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण, सबसे स्मॉलेस्ट, सूक्ष्मतम कण को हम परमाणु, अंग्रेजी में लोग बोलते हैं एटम कहते हैं। ठीक है, अलग से कुछ नहीं बताऊंगा, इसी में सारी चीजें बता दूंगा। ठीक है, परमाणु, मॉलिक्यूल और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के बारे में। तो मैंने बताया कि कोई भी पदार्थ होता है एकदम छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, एटम कहते हैं। ठीक है, ये मान लो एकदम छोटा सा पार्टिकल, मतलब हम लोग आंख से देख भी नहीं सकते, लेकिन मान लेते हैं तो थोड़ा दिखाई पड़े इसलिए थोड़ा सा बड़ा बना है, इसको उठा के हमने बाहर निकाले इस छोटे से पार्टिकल को, समझ लीजिए परमाणु है। ये परमाणु देखिए, ये है आपका परमाणु। ठीक है, समझ गए ना, ये आपका मान लो परमाणु। ठीक है, इतना बड़ा नहीं तो बहुत छोटा होता है, हम देख नहीं पाएंगे। तो ये आपका परमाणु सबसे छोटा कण। तो एक्चुअली में जानते हैं, जब हम लोग के पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, जब साइंस इतनी विकसित नहीं हुई थी, तब उस टाइम एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, डाल्टन, आप सब लोग नाम सुनोगे या हायर क्लासों में सुनोगे। तो डाल्टन साहब ने बताया था कि पदार्थ का जो सबसे सूक्ष्मतम कण होता है, आप खुद से अपने हिसाब से सोचिए, ये इतना छोटा कण है, इतना छोटा कण है। अब क्या इससे छोटा भी कुछ हो सकता है? आप लोग सोच भी नहीं सकते, इतना छोटा पहले आप लोग सोच नहीं सकते, अगर सोचेंगे भी तो उससे छोटा आप सोच नहीं सकते। तो ऐसा ही हमारे डाल्टन साहब ने सोचा था, उन्होंने बताया था कि एकदम सबसे छोटा कण तो ये होता ही है, अब उससे छोटा कण क्या होगा। ठीक है, जब साइंस इतनी विकसित नहीं हुई थी, अब जब साइंस इतनी विकसित हो गई है तो हम लोग को पता चला है कि जो ये जो परमाणु होता है ना, ये भी 3 मौलिक कणों से मिलकर बना होता है। 3 मौलिक कण, मौलिक कण का मतलब होता है जो 3 कण होते ही होते हैं। कण तो वैसे बहुत होते हैं, 32 कण होते हैं। ठीक है, लेकिन वो किसी किसी में होते हैं, लेकिन 3 मौलिक कण वो हर परमाणु के अंदर होते हैं। अब आप समझ चुके होंगे ना, एक तो इतना छोटा ही खुद होता है, उसके बाद 3 कणों से मिलकर ही खुद बना होता है। तो अब आपको दिमाग में लग रहा होगा, दिमाग तो चकरा जाएगा, तो सोच नहीं पा रहे हैं, ऊपर से इतना कठिन। तो हम लोग उसी 3 मौलिक कणों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। वो 3 मौलिक कण है, मौलिक मतलब जो होते ही होते हैं 3 परमाणु के अंदर मौलिक कण। 3 मौलिक कण कौन से हैं? ठीक है, पहला है आपका इलेक्ट्रॉन, दूसरा है आपका प्रोटॉन और तीसरा है न्यूट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ठीक, अच्छा पहले आप लोग खोजकर्ता के बारे में सारी चीजों को नोट्स बनाते हुए चलिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, खोजकर्ता के बारे में, इसको खोजा कौन था कि परमाणु के अंदर भी ये सारी चीजें होती हैं, तो खोजकर्ता के बारे में पढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने। जब आप लोग बड़े हो जाएंगे तो इनके एक्सपेरिमेंट भी पढ़ेंगे, कैथोड एक्सपेरिमेंट करा के उन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। प्रोटॉन की गोल्डस्टीन ने, ठीक है, इन्होंने भी कैथोड रे एक्सपेरिमेंट कराया था। ठीक है, एनोड रे एक्सपेरिमेंट कराया था। और ये न्यूट्रॉन ने खोज की थी जेम्स चैडविक ने। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, अल्फा कण की बमबारी करा के इन्होंने न्यूट्रॉन खोजा था। तो ये 3 साइंटिस्ट थे जिनका योगदान था परमाणु के अंदर भी और छोटे छोटे पार्टिकल को तोड़ने में। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये तीनों मिलकर क्या बनाते थे, एक प्रकार से समझते परमाणु बनाते थे। ठीक है, अब देखते हैं परमाणु के अंदर होते कहाँ पे हैं, इनकी कुछ विशेष जगह होती है, वहां पे होते हैं। ठीक है, तो परमाणु के अंदर एक न्यूक्लियस होता है। ठीक है, बीच में, इसको हम लोग हिंदी में केंद्रक बोलते हैं और इंग्लिश में न्यूक्लियस बोलते हैं। केंद्रक बोलते हैं, नाभिक बोलते हैं, जो आप पहले केंद्रक बोलते थे, नाभिक बोलते हैं। ठीक है, नाभिक या न्यूक्लियस। ठीक है, हाँ, इस नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की थी। जितनी चीज बता रहे हैं आप लोग याद करते हुए चलिएगा, रदरफोर्ड। ठीक है, नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की थी। ठीक है, हायर क्लासों में जाएंगे तो इनकी आप लोग स्टडी करेंगे कैसे उन्होंने क्या किया था। तो नाभिक होता है, किसी भी परमाणु के अंदर एक नाभिक होता है। ठीक है,
नाभिक, रदरफोर्ड ने उसकी खोज की। इस नाभिक के अंदर आपका प्रोटॉन होता है, ठीक है, और न्यूट्रॉन होता है। इस नाभिक के अंदर आपका प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। प्रोटॉन के ऊपर मैंने प्लस चार्ज दिखाया कि प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर मैंने नेगेटिव चार्ज दिखाया कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है। तो आप समझ चुके होंगे कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन आखिर कहाँ पाया जाता है? तो जिन न्यूक्लियस होता है इसके बाहर ऐसे कुछ कक्षाएं होती हैं, जैसे अपने सौर मंडल में पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाया करती है, तो उसी प्रकार समझ लीजिए कि सूर्य क्या है, अपना नाभिक है, और जो पृथ्वी है वो अपना इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन इसी नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाया करता है, ठीक है। कक्षाएं, ये कक्षा होती है, इसको अंग्रेजी में हम सेल बोलते हैं, ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन ये नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाया करता है। तो अब आप पूरी तरीके से समझ चुके होंगे परमाणु सबसे सूक्ष्मतम कण होता है, वो 3 मौलिक कणों इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है, उसे खोज करता है। फिर उसके प्रोटॉन परमाणु के अंदर नाभिक होता है, नाभिक को रदरफोर्ड ने की थी, नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और उसके चारों इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में चक्कर लगाया करते हैं, ठीक है। अब हम लोग का जो नेक्स्ट हेडिंग है वो बनेगी एलिमेंट के ऊपर। ठीक है, एटम हम लोगों ने समझ लिया है, अब हम लोग समझेंगे मॉलिक्यूल किसे कहते हैं, ठीक है। मॉलिक्यूल को हम लोग हिंदी में बोलते हैं अणु, ठीक है। अभी हम लोगों ने देखा कि पदार्थ का जो सबसे सूक्ष्मतम कण होता है उसे हम लोग परमाणु या एटम बोलते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा हमको एग्जाम्पल के थ्रू समझाएंगे, डेफिनेशन आपको खुद बना के लिख लीजिए, एकदम डेफिनेशन हम आपको बोल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं। पदार्थ का सबसे छोटा कण ये आपका एटम हो गया, ठीक है। एक एटम ये है, एक एटम कहीं और से पकड़ के लिया है, एक एटम ये भी एटम है और ये भी एटम है, ठीक है। जब हम लोग 2 या 2 से अधिक एटम को, परमाणु को मिला देते हैं तो अणु बन जाता है। क्या बन जाता है? अणु का मतलब होता है अंग्रेजी में मॉलिक्यूल। ये सब बेसिक डिफिनीशन अगर आपको ये नहीं पता होगा तो आगे आपको बहुत कंफ्यूजन होगी, इसलिए ये बेसिक चीजें इसको जरूर तैयार कर लीजिएगा। तो मैंने बताया कि ये मान 2 एटम सबसे छोटा होता है जो एक पार्टिकल होता है, और मॉलिक्यूल क्या होता है जब 2 या 2 से अधिक एटमों को हम लोग मिला देते हैं तो मॉलिक्यूल बन जाता है, जिसे हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? अणु कहते हैं। अब आप लोग समझ चुके होंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग समझते हैं कि एलिमेंट किसे कहते हैं। एलिमेंट का मतलब होता है तत्व। एलिमेंट का मतलब होता है तत्व। पहले इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए एलिमेंट की। तो पदार्थ का वह मूल रूप जिसे किसी भी क्रिया द्वारा नष्ट ना किया जा सके उसे हम एलिमेंट या तत्व कहते हैं, ठीक है। पदार्थ का वह मूल रूप जिसे किसी भी क्रिया द्वारा नष्ट ना किया जा सके उसे हम एलिमेंट या तत्व कहते हैं, ठीक है। तो हर पदार्थ को हम लोग तत्व नहीं कहते, पदार्थ के उसी मूल रूप को, मतलब पदार्थ का कोई ऐसा रूप होगा, ठीक है, जिसको हम लोग कोई भी क्रिया कराएं, कोई भी क्रिया मतलब कोई भी भौतिक क्रिया कराएं, कोई भी रासायनिक क्रिया कराएं, कोई भी क्रिया कराएं, ठीक है, उसको जलाएं, उसको कोई केमिकल रिएक्शन कराएं, लेकिन उस पर कोई फर्क ना आए, वो जैसे का तैसा ही रहे। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल यहाँ समझाते हैं, जैसे ठीक है, हाइड्रोजन अपना एक तत्व है, ठीक है, हाइड्रोजन अपना एक तत्व है, H2 यहाँ में हमने लिखा है H2। हाइड्रोजन ये तत्व है, लेकिन प्रकृति में H नहीं पाया जाता है, H2 के रूप में पाया जाता है, ठीक है। अब आप समझ चुके हैं कि H2 क्या है, यहाँ पे मॉलिक्यूल है, H2 क्या है यहाँ पे? मॉलिक्यूल है, क्योंकि देखिए हाइड्रोजन क्या था? एक एटम था, हाइड्रोजन क्या है? एक एटम है, और दूसरा हाइड्रोजन के इसमें आके जुड़ गया तो H2 बन गया, तो H2 क्या बन गया? अपना
मॉलिक्यूल बन गया, तो ठीक है। H2 यहाँ पे क्या है, मॉलिक्यूल। तो हाइड्रोजन अपना एक तत्व है, वो प्रकृति में मुक्त अवस्था में H2 की फॉर्म में पाया जाता है। तो हम आपको ऐसे सिंपल से बता दे रहे हैं, जब ऐसा होता नहीं, लेकिन समझ लीजिए जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन था, ठीक है, फिर यहाँ पे हम लोगों ने बनाया इसको सल्फेट से SO4 से रिएक्शन करा दिया, ठीक है। तो यहाँ पे ये बन गया H2SO4, जिसको हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं। मैं बार बार बता रहा हूँ, ऐसी कोई भी रिएक्शन नहीं होती है, लेकिन आपको समझाने के लिए इसे बता रहा हूँ। तो यहाँ पे हाइड्रोजन था, यहाँ पे सल्फेट था SO4, तो ये पूरा बन गया H2SO4, जिसे हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं, ठीक है। तो ये सल्फ्यूरिक एसिड बन गया। हम लोगों ने इसमें क्या करा दी, केमिकल रिएक्शन करा दी इस एलिमेंट में, केमिकल रिएक्शन। लेकिन केमिकल रिएक्शन, केमिकल्स का रिएक्शन करा रहे, तो केमिकल रिएक्शन करा दी, तो ये बन गया भैया H2SO4। अब आप समझ रहे होंगे कि भैया अब इससे हम हाइड्रोजन नहीं निकाल सकते, हाइड्रोजन निकाल सकते हैं इसमें, फिर से हम लोग अनदर रिएक्शन कराएंगे, फिर से यहाँ से हम H2 और SO4 को बाहर कर देते। लेकिन H2 पहले का पहले का था, जैसे पहले था अभी वहाँ पे H2 के कोई रूप में चेंज आया नहीं आया ना। रिएक्शन तो हमने करा, H2SO4 भी बनाया, फिर उसमें से हम लोग H2 निकाल सकते हैं, ठीक है। उसमें H2 को कोई लॉस नहीं हुआ, बस H2SO4 के साथ जाके मिल गया। तो यही है एलिमेंट, हम लोग उसी कहते हैं, हर पदार्थ को एलिमेंट नहीं कहते हैं, और उसी पदार्थ को एलिमेंट कहते हैं जो किसी भी क्रिया द्वारा, भौतिक क्रिया कराएं चाहे रासायनिक क्रिया कराएं, अपने मूल रूप को नष्ट ना करें, ठीक है। तो अभी तक 118 तत्व ज्ञात है, ठीक है। 118 तत्व जो रियल में ज्ञात है, जिसको हम लोग अपनी पीरियोडिक टेबल में पढ़ते हैं, 118 तत्व है, ठीक है। जिसमें से 92 तत्व हम लोग प्रकृति से मिले हैं, ठीक है, नेचर हम लोग को दिया है, ठीक है। और बाकी बचे तत्व हैं, ठीक है, वो हम लोगों ने खुद से बनाए हुए हैं। तो आप समझ चुके होंगे कि एलिमेंट किसे कहते हैं, मॉलिक्यूल किसे कहते हैं, एटम किसे कहते हैं, ठीक है। तो 118 तत्व क्या है, 118 तत्व हम लोग को पीरियोडिक टेबल में जो पढ़ते हैं अभी तक जो ज्ञात है, 92 तत्व जो नेचर से मिले हैं, और बाकी बचे तत्व हम लोगों ने खुद से बनाए हैं। इसके बाद दो इंपॉर्टेंट टर्म्स और रह जाते हैं, कंपाउंड और मिक्सचर। कंपाउंड दोनों को हम एक साथ बता देंगे, एंड मिक्सचर नोट्स बनाते हुए चलिएगा, यहीं से एकदम साइंस की स्टार्टिंग होगी। कंपाउंड को हम लोग हिंदी में यौगिक बोलते हैं, ठीक है, और मिक्सचर को हम लोग हिंदी में मिश्रण बोलते हैं, नाम से समझ चुके हैं, ठीक है। कंपाउंड आखिर हम लोग कहते हैं किसे, ठीक है, कंपाउंड और मिक्सचर आखिर किसे कहते हैं। तो पहले कंपाउंड पे आते हैं, कंपाउंड हम लोग किसे कहते हैं, ठीक है। जब देखिए हाइड्रोजन, आप लोग देखेंगे कुछ प्रतीक हैं, याद कर लीजिएगा, नहीं किसी दिन अलग से हम लोग टेबल बना देंगे, पीरियोडिक टेबल, आप लोगों को कुछ एलिमेंट्स के बारे में बता देंगे। अभी यहाँ से थोड़ा सा ध्यान दीजिए कंपाउंड समझने के लिए। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन है, ठीक है, और कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, तो ये सब क्या है, तत्व है, ठीक है। जब दो या दो से अधिक तत्वों को आपस में एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है, तब उसे हम यौगिक बोलते हैं, ठीक है। जब दो या दो से अधिक तत्वों को एक निश्चित, ठीक है, एक फिक्स रेशियो में मिलाया जाता है, तब हम लोग उसे कंपाउंड बोलते हैं, ठीक है। इसका मतलब समझते हैं, जैसे आप लोगों ने वाटर का फार्मूला सुना होगा H2O, ठीक है। यहाँ पे आप रेशियो देखिए कि हाइड्रोजन के एक मॉलिक्यूल का मतलब है 2 एटम हाइड्रोजन के। देखिए हाइड्रोजन के 2 एटम तभी H2 आया होगा, तो मतलब हाइड्रोजन के हमको 2 एटम चाहिए और ऑक्सीजन का 1, मतलब रेशियो कितना होना चाहिए वाटर बनाने के लिए, 2:1। अगर 3:1 हुआ तो ये वाटर नहीं बनेगा ना। तो कंपाउंड हम लोग उसी कहते हैं। देखिए यहाँ पे ये क्या था, तत्व था, ये क्या था, हाइड्रोजन क्या था, तत्व था, ऑक्सीजन क्या था, आपका तत्व था। जब इन तत्वों को हम लोगों ने फिक्स रेशियो 2:1 में बना दिया,
तो हम लोग का वाटर बन गया। क्या बन गया? वाटर, जिसे हम H2O कहते हैं। तो जब ये एक फिक्स रेशियो में बन गया तो इसी को हम लोग कंपाउंड कहते हैं, ठीक है। अगर यहाँ लिखा हो तो H3O तो इसे हम लोग कंपाउंड नहीं कहते हैं, क्योंकि ये वाटर नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? क्योंकि इसका फिक्स रेशियो नहीं। फिक्स रेशियो कितना होना चाहिए? 2:1। तो कंपाउंड हम लोग उसी को कहते हैं कि जब 2 या 2 से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात में मिल जाए, एक फिक्स रेशियो में मिल जाए, तो जो बनता है जैसे हाइड्रोजन था 2, ऑक्सीजन था 1, अब इन दोनों को मिला दिया तो बन गया H2O। अब ये क्या बन गया? H2O। तो जो बना उसी को हम क्या कहते हैं? कंपाउंड कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मिक्सचर क्या है? मिक्सचर के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। जब 2 या 2 से अधिक तत्वों को मिक्सचर, जब 2 या 2 से अधिक तत्वों या किसी भी चीज को एक अनिश्चित अनुपात में मिलाया जाए तब मिक्सचर मतलब मिश्रण बनता है। इसी का जस्ट उल्टा, कंपाउंड का जस्ट उल्टा। जब 2 या 2 से अधिक तत्व ले, चाहे किसी भी चीज को आप एक अनिश्चित अनुपात में, ठीक है, कोई मतलब फिक्स रेशियो नहीं, जैसे तो तैसा आप मिला दिए। जैसे पानी में आप मिट्टी मिला दिए, ठीक है, पानी में आप चीनी मिलाते हैं, इसको हम लोग कंपाउंड नहीं कहते, इसको हम लोग कहते हैं मिश्रण, इसको हम लोग कहते हैं मिक्सचर कहते हैं, ठीक है। क्योंकि किसी भी फिक्स रेशियो में लाते नहीं कि हमको भैया 100 ml में जिसको जितना ज़्यादा मीठा लगता है उतना कम चीनी, मतलब अपने हिसाब से हम लोग उसमें फेरबदल करते रहते हैं, तो कोई उसका फिक्स रेशियो तो होता नहीं है। तो ऐसी चीज़ों को हम लोग मिश्रण में काउंट करते हैं, ठीक है। जैसे पानी में बालू मिला दिए, पानी में मिट्टी मिला दिए, ठीक है, चीनी नींबू पानी शरबत बना ली, तो इन सब चीज़ों को, चाशनी वगैरह जो सारी चीज़ें हैं उसको हम लोग मिश्रण के अंदर काउंट करते हैं, ठीक है। वो चाहे तत्व से बनी हो, मतलब तत्व का कोई अनिश्चित रेशियो दे दो, जैसे मैंने बताया था यहाँ पे H2O है, यहाँ पे आप H3O दे दो, पहली बात तो बनेगा नहीं H3O, और ऊपर से ये जो कुछ भी बनेगा ये वाटर तो होगा ही नहीं, इसको हम लोग क्या कहेंगे? मिक्सचर कहेंगे। कंपाउंड तो होगा नहीं, इसको हम लोग क्या कहेंगे? मिक्सचर कहेंगे। या कोई भी चीज़ ले लो, कोई भी चीज़ ले लो, जैसे मैंने बताया पानी, चीनी, कुछ भी चीज़ ले लो, तो इन सारी चीज़ों को हम लोग मिक्सचर कहते हैं, ठीक है। तो ये सारे आपको कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिसके यूज़ करके हम लोग आगे की साइंस को पढ़ेंगे। जय हिंद।